हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे अपन आर्टिकल नंबर 112। बहुत ही झकास तरीके से देखेंगे, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। 112 से संबंधित, बजट से संबंधित, जिसमें काफी स्टूडेंट छोटे छोटे फैक्ट्स को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले हमेशा की तरह अपन इसको देखेंगे, बिल्कुल इसका क्या कर देंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, है ना। अभी इसको देख लो, फिर जब वीडियो के बाद एक बार वापस सोचना मैंने शुरू में क्या बोला था, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखो पहले तो क्या है, इसमें अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे आर्टिकल नंबर 112 से लेके 117 तक, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 112, ठीक है। 112 आर्टिकल नंबर 112 जो है उसका संबंध है बजट से, ठीक है। तो पहले तो ये नॉर्मल आपसे जैसे पूछे बजट का संबंध निम्न से किस आर्टिकल से, तो अनुच्छेद 112 से है, बजट से। 2 पैसे याद कर सकते, 2 पैसे दे दो यार, पैसे है, खाना वाना खाना है, दे दो पैसे, तो 2 पैसे, क्या दो पैसे दो, ठीक है। तो 2 से हो जाएगा बजट। अब जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है कि ये जो बजट शब्द है, इस शब्द का उल्लेख नहीं है कहीं भी संविधान में। तो सर अभी तो आपने बुलाया कि अनुच्छेद 112 में, बिल्कुल है ना, लेकिन अनुच्छेद 112 में बजट के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS, ठीक है। संविधान के अंदर बजट के लिए क्या शब्द यूज है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। और ये किस तरह का विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, उस पर तो चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या पहला अपन ने फैक्ट देखा, पहला फैक्ट अपन ने क्या देखा कि बजट का संबंध आर्टिकल 112 से, लेकिन अनुच्छेद 112 के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। 112 में क्या, पूरे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 112 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है या नहीं है, तो बोले कि 112 में बजट का उल्लेख है, वो बजट नहीं है ना, वो क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, लेकिन उसको कॉमन भाषा में बजट बजट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बजट शब्द का प्रयोग किया है। आप खुद बोलो सर बजट आप क्यों प्रयोग करो, मैंने वार्षिक विवरण आप भी करो ना, तो वार्षिक विवरण करने से आपको समझ में नहीं आया। बजट, गवर्नमेंट भी जब बजट पेश करती है तो वो बजट ही लिखा रहता है उसके ऊपर, है ना, लेकिन संविधान में जो वर्ड यूज है उसके लिए वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा जाए बजट के लिए इनमें से कौन सा शब्द अनुच्छेद 112 में यूज किया गया है, तो वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में इनमें से कौन सा शब्द यूज किया गया है, बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आती है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं आपको। अभी दिखाऊंगा, टेक्स्ट दिखाऊंगा आपको। फिर ये किस तरह का विधेयक होता है, ये धन विधेयक होता है। सारी की सारी धन विधेयक की विशेषताएं इसके अंदर लगती हैं। अब साथ धन विधेयक की क्या विशेषता, मनी बिल, मनी बिल आपको ध्यान है अपन पीछे देख चुके हैं। प्रोसीजर जो है वो तो देखा था 109 में, और परिभाषा देखी थी 110 में। तो उसकी प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था, लोकसभा को इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। लोग पहले तो राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश होएगा, पेश सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन मिलते हैं उसको पारित करने के लिए। कर दे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सिफारिश करने के लिए 14 दिन में सिफारिश कर दो बहुत ही अच्छा, नहीं तो वो ऑटो पारित माना जाता है दोनों सदनों से। राष्ट्रपति उस पर रोक नहीं सकता, क्यों, अपनी सहमति से रोक नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो पहले ही उसकी पूर्व सहमति से तो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। तो इस तरह लोकसभा का बहुमत भारी है किसमें, मतलब पलड़ा भारी है किसमें, एक तरह से वीटो पावर ही है उसके पास, है कि नहीं, किसमें, धन विधेयक के अंदर। तो ये किस तरह का होता है, धन विधेयक। अब ऐसा क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया कि जैसे हर व्यक्ति के लिए धन इंपॉर्टेंट है, ऐसे देश के लिए भी धन इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए भी धन इंपॉर्टेंट है। सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि जैसा सरकार चाह रही है वैसे पैसे उसके पास आ जाएं, और जहां सरकार चाह रही है वहां सरकार बिल्कुल बेहिचक खर्च कर पाए, तभी तो अर्थव्यवस्था चलेगी, है ना, यूं। तो इसलिए इसको धन विधेयक का रूप दिया गया है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा माइक्रो अपन देखते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति रखवाता है इसको, है ना। अब धन विधेयक तो सीधी बात लोकसभा के अंदर रखवाएगा, तो राष्ट्रपति इसको रखवाएगा, रखाएगा, कॉज टू बी लेड, ठीक है ना, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी रखवाता है बजट को, वार्षिक वित्तीय विवरण को लोकसभा के अंदर, तो कौन, राष्ट्रपति। दूसरा क्या इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर प्राकृत प्राप्तियां व व्यय होता है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है ना, कि इस वर्ष के अंदर वित्तीय वर्ष का होता है, वित्तीय वर्ष के अंदर कितने पैसे आएंगे और कितने खर्च होंगे, एस्टिमेटेड क्या, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अभी अपन देखेंगे कई बार एस्टिमेटेड होता है, कई बार अनएस्टिमेटेड होते हैं, बजट पास नहीं हो पाता, जैसे मान लो कुछ समय बचा है तो फिर सरकार अनएस्टिमेटेड ही पास करती है। तो अभी अपन आगे देखेंगे लेखानुदान, प्रत्यानुदान और कैसे आएंगे, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट,
एक्सेप्शनल ग्रांट, सारे वो देखेंगे। तो अभी तो मान लो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के अंदर होते हैं, प्राकृतिक प्राप्तियां राजस्व होता है, व्यय एक तरह से एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं सरकार के। फिर अब बहुत ही अच्छा एक डिफरेंस है यहाँ बच्चों आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन एक डिफरेंस है बच्चों आपके सामने, व्यय के प्रकार। क्या है? व्यय के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये अपन को जानना सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दो तरह के व्यय होते हैं, दो तरह के व्यय होते हैं। कौन से? जो अनुच्छेद 112 में लिखे हैं। एक तो होते हैं भारित व्यय, भार है ना, जैसे मैं मान लो कि मेरे कंधे पे जैसे भार है, मैं अभी कुछ यहाँ पीछे डाल लूं तो मैं झुक जाऊंगा नहीं, तो मेरे कंधे पे कुछ भार है कि नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको भारित व्यय बोलते हैं, ठीक है। भारित व्यय समझे, चार्ज एक्सपेंडिचर इंग्लिश में, चार्ज, ठीक है ना। और दूसरा होता है अन्य व्यय, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे अदर एक्सपेंडिचर। तो हिंदी में तो भारित, चार्ज, और उधर दूसरा अन्य व्यय या अदर एक्सपेंडिचर। निकलते दोनों ही संचित निधि से, कंज्यूमर फंड ऑफ इंडिया से, आर्टिकल 266 के तहत, लेकिन इन दोनों में फर्क है। तो पहले तो आप ये समझो कि व्यय कितने प्रकार के बताएं 112 में, भारित और अन्य। भारित को बोलेंगे चार्ज, अन्य को बोलेंगे अदर। जैसे अदर बोलते हैं अन्य, बस पहली चीज तो होगी। अब सर फिर दोनों में भेद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भेद ही होता है, जो भारित है ना उसके ऊपर मतदान नहीं हो सकता सदन के अंदर, केवल चर्चा हो सकती है, समझ गए? वोटिंग नहीं होगी, केवल डिस्कशन हो सकता है चार्ज पे। तो ठीक है ना, कहने का मतलब सदन चाह के भी उसको नहीं बदल सकता है, मतदान हो ही नहीं सकता उसके ऊपर, चार्ज है वो, ठीक है ना। और अन्य व्यय जो है उनके ऊपर मतदान भी हो सकता है और चर्चा तो होती है। मतदान का मतलब कम ज्यादा वो हो सकते हैं अदर एक्सपेंडिचर, और उन पर चर्चा भी हो सकती है। चर्चा तो होगी, लेकिन जो भारित होते हैं उन पर मतदान नहीं हो सकता, केवल चर्चा हो सकती है, वोटिंग नहीं हो सकती, ओनली डिस्कशन कैन टेक प्लेस ऑन चार्ज एक्सपेंडिचर। ये डिफरेंस है दोनों में। तो पहले तो होते कौन से दो तरह के हैं? भारित और अन्य, है ना, चार्ज एंड अदर। फिर क्या है? संचित निधि पर भारित व्यय के संदर्भ में सदन में मतदान नहीं हो सकता, अर्थात इस पर केवल चर्चा हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। जबकि संचित निधि से दे अन्य व्ययों के संबंध में सदन में क्या कराया जा सकता है? मतदान कराया जा सकता है। तो इसको समझो, ये अच्छी चीज है, पता होनी चाहिए। तो सर अब आया बात, अब आगे चलती सर बात, क्या चलती सर बात आगे कि सर आपने बताया चार्ज एक्सपेंडिचर, तो चार्ज एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं हमें ये भी बताओ। ये आता है बिल्कुल प्री में, मेन में, इंटरव्यू में, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एड है तो ये पूछा जाता है, व्हाट आर चार्ज एक्सपेंडिचर। अब पहले तो आपको समझ में आ ही गया होगा, प्रकृति तो समझ में आई गई होगी ना। प्रकृति कैसे? कि जैसे मैं बता रहा हूँ इनके ऊपर मतदान नहीं हो सकता, चर्चा हो सकती है, तो मतदान मतलब संसद इनको घटा बढ़ा नहीं सकती। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के होते होंगे, तभी तो इनको चार्ज रखा है कि मतलब वोटिंग इन पे नहीं हुए, है कि नहीं है, तभी तो चार्ज रखे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या क्या होते हैं? तो इनके उदाहरण यहाँ बताए उन्होंने, लिखे हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति की सभी उपलब्धियां, मतलब उपलब्धियां, जितने भी उनको पेमेंट है, वेतन, सैलरी, पेंशन, वो होते हैं उस पर। संसद के अपन ने क्या पढ़े थे? अपने पदाधिकारी पढ़े थे संसद के, तो उसमें क्या पढ़े थे? राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति जिसको अपन उपराष्ट्रपति बोलते हैं, है ना। तो 112 के अंदर चार्ज एक्सपेंडिचर में उपराष्ट्रपति शब्द का यूज नहीं है, राज्यसभा का सभापति का यूज है, ये ध्यान रखना अपने को, है ना। ये तो राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति को जितनी भी सैलरी मिलती है वो सिर्फ राज्यसभा का सभापति होने के कारण मिलती है, बार बार मैं बता चुका हूँ, याद रखो, है ना। तो राज्यसभा का सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, पेंशन, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, और उपाध्यक्ष की वेतन भत्ते, पेंशन, सर्वोच्च न्यायालय जिसको अपन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उसके वेतन भत्ते, पेंशन, ठीक है। हाई कोर्ट जिसको अपन उच्च न्यायालय बोलते हैं उनकी सिर्फ पेंशन। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी एंड अलाउंसेस जाते हैं राज्य की संचित निधि से, स्टेट की संचित निधि से, जबकि उनको पेंशन मिलती है कहां से? भारत की संचित निधि से, हाई कोर्ट जजेस की, ठीक है। ये है। फिर सीएजी की सैलरी, पेंशन, कंप्ट्रोलर जनरल भारत का मालिकाकार, उसकी ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। फिर इसके अलावा अपन आगे देखेंगे कि कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया कि सरकार से वसूला जाए, है ना, मतलब मान लो जैसे कोई किसी की डेथ होगी रोड एक्सीडेंट में, है ना सर, सरकार की लापरवाही से कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ भी इनको इतना कंपनसेशन मिले क्योंकि सरकार ने जो रोड बनाई पीडब्ल्यूडी ने वो गड़बड़ थी। तो फिर सरकार कोर्ट के जो न्यायालय की जो डिग्री है, ऑर्डर है, कोई ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, पंचायत ट्राइब्यूनल, पंचायत बोलेंगे ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है, तो उसके कारण फिर सरकार को जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो भी क्या है? वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर इसके अलावा मान लो कई बार क्या होता है, सरकार ने कोई ऋण ले रखा है तो वो
ऋण जो ले रखा है वो ऋण भार जो सरकार के ऊपर है वो चार्ज एक्सपेंडिचर है। फिर कई बार क्या होता है, देखो जैसे मान लो आज मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 करोड़ रुपए का ऋण ले रखा है फॉर एग्जांपल, है ना। अब 2 करोड़ रुपए क्या है, जैसे भाई ये भी तो जो देता है उसको ये भी तो लगना चाहिए कि यार चुका सकता है कि नहीं चुका सकता, तो मैं उसको बढ़िया टाइम पे चुका पाऊं, ईएमआई चुका पाऊं, उसके लिए एक निक्षेप निधि का गठन किया जाता है, सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड क्या होता है कि बाई चांस अगर मैं लोन नहीं दे पाता हूं, मैं सिंक हो जाता हूं, मैं डूब जाता हूं, तो उस लोन का पेमेंट उस सिंकिंग फंड से हो सके। तो सरकार जैसे वर्ल्ड बैंक, एडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से वगैरह लोन लेती है, तो उसके साथ ही एक सिंकिंग फंड का गठन किया जाता है कि बाई चांस अगर सरकार के पास कोई कमाई नहीं हुई तो इस सिंकिंग फंड से उसका ऋण भार अपन चुका सकते हैं। तो वो ऋण के साथ साथ ही गठित किया जाता है सिंकिंग फंड निक्षेप निधि। फिर एक मोचन भार होता है, रिडिम्पशन चार्जेस। रिडिम्पशन चार्जेस क्या है, जैसे मान लो वही मैंने 2 करोड़ का ऋण लिया है, लेकिन अब मैं उसको चुका नहीं पा रहा, लेकिन मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हैं पहले, अब मैं उन शेयर्स को बेचूंगा और फिर मेरे पास पैसे आएंगे, उनसे मैं ऋण चुकाऊंगा। तो शेयर्स को मैं रिडीम करूंगा, भुनाऊंगा मेरे शेयर्स को, ठीक है, बेचना मतलब भुनाना, उनको रिडीम करूंगा। तो वो जो रिडीम चार्जेस लगेंगे मेरे शेयर्स को बेचने में, ठीक है, वो सारे रिडीम्पशन चार्जेस है। शेयर्स को, डिबेंचर्स को, ऋण पत्र को, डिबेंचर्स को ऋण पत्र बोलते हैं, ऐसे, है ना। तो ये सब चार्जेस किस तरह के चार्ज एक्सपेंडिचर है। फिर इसके अलावा अन्य कोई भी ऐसा व्यय जिसको संसद विधि द्वारा चार्ज एक्सपेंडिचर घोषित करते हैं वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति कार्यालय के जो वो चलते हैं, ऑफिसेस चलते हैं, उनके बाद ऑफिसेस चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसे। तो उन सब के जो ऑफिसेस के अंदर जो स्टाफ बैठता है उसकी सारी सैलरीज वगैरह का प्रोविजन कर रखा है संसद ने, क्यों चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, ऐसा। और फिर ऐसा किया क्यों गया कि सर इसको भारित क्यों माना गया है, वोटिंग क्यों नहीं हो सकती, इसलिए कि जिससे कि इनको भय दिखाकर इसको पलटा नहीं जा सके। भय कैसे, कि जैसे ऐसा नहीं हो कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन से धमकी देगी तुम ऐसा पारित करो नहीं तो तुम्हारी सैलरी कम ज्यादा कर देंगे, है ना। अगर ऐसे उनको ऐसा विशेषाधिकार नहीं हो सकता तो बहुत ज्यादा गुंजाइश बनती, उनको ऐसे धमकी मिलती। लेकिन चूंकि ये वोटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए इनको इनकी धमकियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब राष्ट्रपति बेबाक काम कर सकता है, सदन के जो पदाधिकारी हैं वो बेबाक काम कर सकते हैं, कोर्ट बेबाक काम कर सकता है। कोर्ट को पता है कि भाई इनकी सैलरी पे वोटिंग ही नहीं, एक बार बढ़ा दिया घटा दिया, ऐसे, ठीक है। बढ़ा सकती है लेकिन सदन वोटिंग नहीं हो सकती इनके ऊपर। क्या मतलब जैसे जजेस की मैंने सैलरी वगैरह बताई थी, अपन देखा राष्ट्रपति की सैलरी वगैरह अपन सब देखा कि 2018 से अभी लेटेस्ट तक चल रही है ना। तो वो एक बार में घटा बढ़ा सकते हैं। हर बार जब सदन चलेगा, जैसे बजट सत्र आएगा, ठीक है, तो उसमें नहीं हो सकती चर्चा। एक बार संसद बस कानून बना कर दिया, 2018 में कर दिया। अब ऐसा नहीं कि हर बार उसमें हर बजट आ रहा है उसमें वोटिंग, नो, है ना। ये चीज समझनी है आपको, वोटिंग नहीं हो सकती इसमें बजट के दौरान। समझने वाली बात ये, बजट के दौरान वोटिंग नहीं हो सकती, ऐसे, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति चार्ज एक्सपेंडिचर भाई, तो सारे में बताया, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दे वेतन, भत्ते एवं पेंशन। उच्च न्यायालय, है ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को दे पेंशन, बताया था, सैलरी मिलती है स्टेट के संसद से। भारत के नियंत्रण में अगर पैसे को दे वेतन, भत्ते, पेंशन, संसद द्वारा अधिनियम अन्य व्यय, पर नीचे देखेंगे क्या है। तो ये तो कै में था, ये खर्चे चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर खे में क्या है, देखो, ऋण भार, निक्षेप निधि भार, मोचन भार। गै में किसी न्यायालय या अधिकरण मतलब अपने ट्राइब्यूनल के निर्णय, डिक्री या पंचाट की संतुष्टि के लिए अपेक्षित धनराशि, उसने जो ऑर्डर दिया। कोई अन्य व्यय, जैसे मतलब संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन एवं भत्ते, तो ये टेक्स्ट में नहीं था लेकिन फिर संसद ने प्रोविजन किया अनुच्छेद 112 के तहत। उच्चतम न्यायालय भारत के नियंत्रण में परीक्षा के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनसे इनके कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि शामिल होते हैं। ये सारे क्या है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर की मेरे प्यारे दोस्तों डेफिनेशन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे 110 में अपने धन विधेयक की परिभाषा देखी, ऐसी चार्ज एक्सपेंडिचर क्या परिभाषा 112 के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। ये है चार्ज एक्सपेंडिचर, समझ गए, ये हो गया, समझ गए। तो यहाँ आपने देख लिया है सारा, शब्द देखे, राष्ट्रपति देखा, व्यय को प्रकार देखे, फिर भारित व्यय क्या होते हैं वो देखे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन क्या होता है, इनको खोल के जब तक नहीं पढ़ते ना ढंग से, चबा चबा तब तक ये याद नहीं होती, समझ में नहीं आती। याद होना साला बहुत दूर की बात है। तो एक एक चीज को चबा चबा के देख देख के पढ़ो। मेरे साथ जुड़े रहोगे, नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज जब आप पढ़ लोगे तो सॉलिड इतनी चट्टान की तरह जाके किसी एग्जाम से भिड़ो, वो एग्जाम ही हार मानेगा, आप हार नहीं मानोगे। समय समय पर सिद्ध होता जा रहा, आप देख ही रहे हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। अभी ओरिजिनल टेक्स्ट है ना। बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता जैसे आपने आप बड़ाई करना, भाई आप क्या बड़ाई करते हो यार, आपकी परफॉर्मेंस बोलती है,
आपकी मेहनत बोलेगी, स्टूडेंट खुद बोलेगा ये चीज। तो वो समय समय पर क्वेश्चन देखते रहो, पता लगते रहेंगे चीजों का। ठीक है, फिर 112 में देखो मैंने बताया सारा वार्षिक वित्त विवरण, आप देखो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसमें पढ़ लो, देख लो। अब इसमें क्या लिखा हुआ बजट, वार्षिक वित्त विवरण लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राष्ट्रपति रखवाता है वार्षिक वित्त विवरण, देखो कहा गया है, बजट नहीं कहा गया। फिर इसमें देखो क्या क्या में दो तरह के व्यय है, भारित व्यय चार्ज एक्सपेंडिचर, और दूसरा अन्य व्यय है ना, अन्य 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 व्यय, ये मैं हाईलाइट करना भूल, अन्य व्यय अदर एक्सपेंडिचर, पृथक पृथक अलग अलग दिखाई जाएंगे। चार्ज एक्सपेंडिचर अलग दिखाओगे, अन्य व्यय अलग दिखाओगे। फिर अब सर भारित व्यय क्या होते हैं, तो जिन दिनों में गोला लगा रखा है ये सारे क्या है, ये भारित व्यय। गोला लगा देखो राष्ट्रपति की उपलब्धियां, राष्ट्रपति है ना, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, और सर ये लोकसभा वाला भूल गया मैं, इसको और कर लेना है ना गोला यूं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, फिर ऋण भार, ऋण लिया, फिर निक्षेप निधि मैंने बताया, सिंकिंग फंड, मोचन भार, रिडिम्पशन भार, ऋण सेवा, सर्विस चार्जेस, जैसे लोन लेते हैं बैंक में, लोन लेते हैं प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है ना, वो है। फिर उच्चतम न्यायाधीशों के वेतन समय संदर्भ वेतन भत्ते। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, फिर फेडरल न्यायालय। ये फेडरल न्यायालय क्या है, जैसे क्या है आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना 124 में, और बताऊंगा मैं 1935 के अधिनियम के तहत जो 1937 में अपने सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, उसको आजादी से पहले फेडरल कोर्ट बोलते थे, है ना। ऐसे आ जाएगा, एक को सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, सैलरी नहीं, सैलरी कहाँ है, सैलरी अलाउंसेस कहाँ है, हाईकोर्ट के जज के, स्टेट की संचित निधि से। फिर नियंत्रण न्यायालय सीएजी के संबंध में संदेह, वेतन भत्ते, पेंशन, ऐसे। फिर न्यायालय की डिग्री आ गई, कोई अन्य व्यय आ गई, जैसे मतलब अपने यूपीएससी के मेंबर्स के वेतन, संदेह, वेतन भत्ते और पेंशन, और प्रशासनिक व्यय जो अपन देखें, ऐसे आ गया कोई अन्य व्यय। फिर ये इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने कहा बताया था, सारी चीजें वही हैं, है ना। मैंने बेसिक उसको साधारण भाषा में जब आप पढ़ना चाहो तो यूं आप देख सकते हो। फिर वार्षिक वित्त विवरण का या बजट सर्वप्रथम कहाँ आता है, लोकसभा में। क्यों आता है, क्योंकि वो धन विधेयक है इसलिए। ठीक है ना, तो याद रखो चीजें मेरे प्यारे बच्चों। फिर वही भारित व अन्य व्यय पृथक पृथक दिखाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये बेसिक चीज है। फिर ये जो मैंने बताया था ये सारे वही है सारी चीजें। अब देखो क्या है, अब कुछ अपन चीजें जानेंगे कि बजट में क्या होता है, 3 तरह के आंकड़े पेश होते हैं, है ना। जहां रिपीटेशन हो रहा हूं वो नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आगे ही पढ़ रहा हूं। बजट में 3 तरह के आंकड़े होते हैं। कितने तरह के आंकड़े होते हैं, 3 तरह के आंकड़े होते हैं। देख पा रहे हो 3 तरह के आंकड़े, अपने वास्तविक आंकड़े, संशोधित आंकड़े और अनुमानित आंकड़े। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मेरे से जुड़े हो तो पता होना चाहिए, नहीं जुड़े हो तो नहीं पता हो तो क्या दिक्कत है कहीं ना कहीं से तो पता कर ही लोगे, मतलब जब भटकेंगे क्वेश्चन में ठोकर गए तब तो ढूंढेंगे ही ना। कितने तरह के आंकड़े होते हैं बजट में, फिर मैं आपको लाइव और दिखाऊंगा डेमो ही। अब जो अपन करंट अफेयर्स जब अपन देखते हैं उसमें मैंने आपको एक बार बताया ही है, और क्यों देखें। तो 3 तरह के आंकड़े होते हैं बजट में, क्या, वास्तविक आंकड़े, संशोधित आंकड़े और बजटीय अनुमान, अनुमानित आंकड़े, अनुमान, एस्टिमेट्स। ठीक है ना, अनुमान, फोरकास्ट होता है ये। तो वास्तविक होते हैं, संशोधित होते हैं और बजटीय अनुमान होते हैं, वैसे वह। और इंग्लिश में एक्चुअल, रिवाइज्ड और बजटरी एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स, एक्चुअल, रिवाइज्ड और ARB, एक्चुअल वास्तविक, रिवाइज्ड संशोधित और बजटरी, बजटरी मतलब बजटरी एस्टिमेट्स, उसको एडवांस एस्टिमेट भी बोलते हैं, तो सबसे प्रमुख होते हैं। अब ये तीनों होते क्या है वो जानो। देखो पिछले साल के, वर्तमान साल का और आगामी वर्ष का, ये क्या इशू है ये तीनों सर कैसे क्या होता है, तो मैं बताऊं ना सर, खोल के बताऊंगा यार, काम ही बताने का है। अब देखो थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को इसके लिए, यहां होता था, यहां होता जैसे देखो अब भी फॉर एग्जांपल, जब अब मैं अभी जब बोल रहा हूं तब की बात कर रहा हूं मैं। आज अब क्या चल रही है, अभी अपन चल रहे हैं जनवरी, चल रहे हैं जनवरी 2023, चल रहे हैं जनवरी 2023। बजट पेश होएगा, ठीक है। जैसे बजट अपने 1 फरवरी को पेश हो जाएगा, ठीक है। बजट अब बजट जो आएगा वो कब आएगा, 1-2 आएगा, इसी तारीख को आएगा, 1-2-23, 1 फरवरी 2023 को आएगा। अब मुझे बताओ, पहली बात तो ये बताओ, ये जो है ना 2023 आ रहा है, बजट आएगा। ये बजट नहीं पूछ रहा हूं मैं, बजट आएगा ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो तारीख है ना फरवरी 2023, ये किस वित्त वर्ष की तारीख है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया, ये वित्त वर्ष कौन सा है, 2022-23। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो फरवरी है ना, ये किस वित्त वर्ष की, मुझे तो ये बताओ। तो अभी तो 22-23 तो चल रहा है जब बजट पेश किया जाएगा,
मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि बजट किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि ये किस वर्ष में पेश किया गया है। तो 22-23 में तो पेश किया गया है ना, ऐसे, ठीक है ना, ये इस वर्ष में पेश किया गया। फिर किया किस वर्ष के लिए गया बजट, आगामी वर्ष के लिए तो होता है कि आगामी वर्ष में यहां से पैसे आएंगे और यहां से अपन खर्च करेंगे, तो ये आगामी वर्ष ये हो गया, आगामी है, ये वर्तमान है। भाई वर्तमान समझ गए ना, ये फरवरी इसी वित्तीय वर्ष की तो है यार, फरवरी 2023 में वित्तीय वर्ष तो 22-23 ही है ना, है कि नहीं है। फिर इसकी तुलना में जैसे अपन देखें, इसकी तुलना में अपन देखें 2021-22, तो ये क्या है, ये गत वर्ष है, पिछला साल है, इस कैलेंडर वर्ष की तुलना करें तो 2021-22 गत वर्ष है। इस समय जो वर्तमान वर्ष चल रहा है वित्तीय वर्ष वो 2022-23 है, और जिस वर्ष के लिए बजट में अनुमान किए जाएंगे वो आगामी वर्ष होता है और वो 2022-23 है। समझ गए, है ना। देखो इसको समझो, ये लॉजिक नहीं समझोगे ना तब तक आप कभी नहीं समझ सकते एक्चुअल, रिवाइज और बजट एस्टिमेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, बजट बन रहा है, अपन इस वर्ष के अंदर यहाँ पे अपन चल रहे हैं अभी वर्तमान में। तो जब ये 1 फरवरी 2023 के लिए जब बजट तैयार हो रहा है, मतलब की घोषणा होगी इस बजट की, ठीक है, तब सरकार को अच्छी तरह पता है कि यार ये जो पिछला साल था ना, पिछले साल था, इसके तो भाई वास्तविक आंकड़े आपके पास आ ही चुके हैं ना। ये बजट 1 फरवरी 2023 की तारीख तक आपके पास पिछला जो वर्ष चला गया 21-22, उसके तो आपके पास वास्तविक आंकड़े हैं ना। जितनी तरक्की होनी थी, जितने पैसे आने थे, जितने खर्च होने थे, वो तो हो चुके हैं ना, वो तो पास्ट है 21-22 तो ये जो गत वर्ष होता है ना, इसके तो होते हैं क्या, एक्चुअल एस्टिमेट्स, वास्तविक आंकड़े, एक्चुअल, जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक। समझ गए, वास्तविक। वास्तविक क्यों होंगे, क्योंकि यार ये तो निकल चुका है 21-22, तो जो होना था सारा हो गया, आए नहीं आए, खर्चा होना था हो गया। तो उस गत वर्ष के तो होते हैं एक्चुअल एस्टिमेट्स, एई। फिर जब अपने वर्तमान साल होता है 2022-23, तो आप याद करो जब अपन पिछला बजट जब ये बनाया था 21-22 वाला, तो 22-23 के अपन ने अनुमान रखे थे। तो 22-23 के अब जो वर्तमान में अनुमान हो जाएंगे वो क्या है ना। तो जब 22-23 की जब बात थी, 21-22 में जब 22-23 की बात थी, तो 22-23 के लिए अनुमान रखे गए थे, है ना। तो अब तो अपन प्रेजेंट वर्ष के अंदर आ गए, तो अपन को पता लग जाता है कि यार कुछ घटपट अपन को करना है क्या। तो वर्तमान वर्ष के क्या होते हैं, रिवाइज एस्टिमेट होते हैं। वर्तमान वर्ष में रिवाइज एस्टिमेट अपन क्या करते हैं, संशोधित करते हैं कि यार जब 21-22 में अपन 21-22 में जब अपन थे, और जब 21-22 में रहते हो अपन 22-23 को देख रहे थे, तो कुछ अंदाजा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो 22-23 में अपन आए गए, तो संशोधित होते हैं वर्तमान वर्ष के आंकड़े। यार पहले अपन ने शायद इसमें ज्यादा मांग लिया था, अब कम मांगते तो भी चल जाता, कई मध्य में कम मांग लिया तो नहीं यार अब उनको ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो वर्तमान वर्ष के क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं। और फिर आगामी वर्ष के चूंकि अपन बजट बना रहे हैं, तो इसके सारे क्या होते हैं, इसके बजटरी एस्टिमेट्स इनके होते हैं बी, इनके सारे क्या होते हैं, बी होते हैं। तो आप समझ गए, एक्चुअल एस्टिमेट्स ए, दूसरा रिवाइज एस्टिमेट्स है ना, संशोधित रिवाइज्ड, और तीसरा बी बजटरी एस्टिमेट्स ये। तो ए ही होते हैं पिछले साल के, आर ही होती है वर्तमान साल की, और बी होती है आगामी साल की। ऐसे ये 3 तरह के आंकड़े होते हैं, ये पता रखो। अच्छा स्टूडेंट टाइटा फिश हो जाता है इनके अंदर। चर्चा करके देख लेना, जो आपके भैया दीदी जानते हो, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए, यार भैया ही क्या होते हैं 3 तरह के बता दो ना एक बार, ठीक है ना। तो समझ गए वास्तविक आंकड़े, वास्तविक, पहले मैं क्या बताया देखो, वास्तविक आंकड़ा है ना, एक्चुअल एस्टिमेट, संशोधित रिवाइज, और बजटीय अनुमान, बजटीय एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट। अब देख लो पिछले साल का जो होता है, पिछले साल मैंने अभी वर्तमान अब जो इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया था, 2021-22 लिया था, ये 22-23 लिया था, 2022 और 23, और अगला वर्ष अपन ने लिया था 2023, ये तो लिया था 2000, ये लिया था 2021-22, ये लिया था 2022-23 वर्तमान जो चल रहा है, और नेक्स्ट लिया था 2023-24, है ना। तो देखो वास्तविक एक्चुअल होते हैं किसके, पिछले साल के, पिछले साल आ गया अभी वर्तमान की तुलना में, जैसे मैंने बताया था 1-2-23 की तुलना में, ठीक है, गत वर्ष के। फिर संशोधित या रिवाइज एस्टिमेट होते हैं वर्तमान वर्ष के, 22-23 अभी चले ना वर्तमान में, मतलब जनवरी 23 की अपन बात करें तो। फिर आगामी वर्ष के लिए बजटीय अनुमान होते हैं, आगामी वर्ष ही आ गया 2023-24, ऐसे याद रखो। और मैं आज की तारीख में बता रहा हूं, आज की तारीख मतलब जैसे आज अपन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके संदर्भ में अपन को ये पता है।
आज की तारीख कैसे, जैसे आज अपनी तारीख है 10 जनवरी 2023, अब बजट आएगा 1 फरवरी 2023 को। तो वर्तमान वर्ष तो 22-23 है, आगामी वर्ष 23-24 और गत वर्ष 21-22 है, इसमें मैंने बताया। फिर दूरत अनुमान क्या होते हैं, क्विक एस्टिमेट्स क्या होते हैं, आगामी 31 जनवरी के बाद बजटीय आंकड़े बी को दूरत आंकड़ा बोला जाता है। आगामी 31 जनवरी कैसे, कि जैसे देखो ये 31 जनवरी चल रही है, वो तो आपने 23 की आ रही है, आगामी है ना, मतलब इस आगामी वर्ष की, तो जनवरी 2024 के बाद जो आंकड़े आएंगे उनको अपन दूरत आंकड़े बोलते हैं, क्विक एस्टिमेट्स की हुई। फिर एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं कुछ, यही आगामी 7 फरवरी के बाद जो आंकड़े होते हैं उन्हें एडवांस एस्टिमेट्स बोला जाता है। ठीक है ना, ये जो एडवांस एस्टिमेट्स है ना, यहां से इसको काट देना, ये एडवांस एस्टिमेट्स, वैसे तो बजट एस्टिमेट्स को एडवांस में मतलब बजट एस्टिमेट्स बोलते हैं, लेकिन एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं जो 7 फरवरी 2024 के बाद आएंगे, ये 31 जनवरी 2024 के बाद जो आएंगे वो, और ये 7 फरवरी के, क्योंकि क्या है फिर फटाफट उनको एडजस्ट किया जाता है ऐसे बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां से एडवांस एस्टिमेट काट देना बी के अंदर। तो ऐसे 3 तरह के अपन देख लिए, एक्चुअल, रिवाइज्ड और बजटरी, वास्तविक, संशोधित और बजटीय अनुमान, गत वर्ष के, वर्तमान वर्ष के और आगामी। ये देखो 3 टाइम्स चल रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसे तो चलता है, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, ये समझ गए। तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसको बढ़िया से पढ़ के चलो, जिससे कि आपकी भी बल्ले बल्ले होती रहे। बल्ले बल्ले होना जरूरी है यार, बल्ले बल्ले नहीं होगा तो सारा कैसे काम चलेगा मुझे बताओ। ठीक है, ये है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं क्या, बजट अलग अलग होना और अब एक है। क्या था, 2017 से पहले अलग अलग तरह के 2 बजट आते थे, एक आम बजट आता था, एक रेलवे बजट आता था। ठीक है ना, अलग अलग आते थे। ठीक है, 2017 तक 2017 तक है ना, मतलब मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे 14 में, फिर 3 साल बाद डिसीजन लिया। 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे। क्या, एक तो रेलवे, इसको सही कर लेना, रेलवे बजट व आम बजट। ठीक है, रेलवे बजट क्या था, ये कब से चल रहा था सर, ये चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों 1924 से। क्या था, ये एडवर्थ कर देना, ये द है, एडवर्थ समिति रिपोर्ट 1921 की सिफारिशों पर 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से पृथक किया गया था। वो क्यों किया गया था, क्योंकि रेलवे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। भाई भारत जो था एक कॉलोनी था किसका, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारत पर अच्छी तरह से भारत का शोषण करना है और अच्छी तरह से नियंत्रण में रखना है भारत को, रेलवे जरूरी है ना। तो रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट था, रीढ़ की हड्डी था, ब्यूरोक्रेसी के बाद नंबर आता था, जिसका इंपॉर्टेंस है भारत को सुचारू रखने के लिए अंग्रेजों के लिए, वो रेलवे था। ठीक है, तो इसलिए रेलवे को अलग किया था। कब, 1924 में। किसकी कमेटी की सिफारिश पे, एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। कब, एडवर्थ कमेटी कब बनी, 1921 में बनी, उसने करी सिफारिश और 1924 में कर दिया अलग। क्यों, क्योंकि तत्कालीन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रेलवे को महत्व को देखते। फिर क्या हुआ, 2017 में मोदी जी ने देखा कि यार अब तो औपनिवेशिक नहीं है अपन, अब तो भारत सरकार का हिस्सा रेलवे, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित करने का निश्चय किया, इसलिए भारत सरकार के लिए केवल एक ही बजट यानी यूनियन बजट। फिर इसके अलावा सरकार ने यह भी देखा कि रेलवे बजट होने का एक मंत्री अलग ही लाइमलाइट में रहता और रेल मंत्री हर किसी में होड़ मची रहती थी। तो बोला ये मंत्रियों में पैरिटी रहे, सारे में सब मंत्री बराबर है। क्या कृषि मंत्री का महत्व कम है क्या उद्योग मंत्री का महत्व कम है क्या, तो रेल मंत्री क्यों, और मैं रेल मंत्री बन गया, अरे भैया रेल मंत्री बन गए हम, तो जो मन बढ़ हम करेंगे। तो ये टैग खत्म। ठीक है ना, ये भी था एक कारण ऐसे। फिर ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पेज नंबर 4 से, बजट के पारित होने की प्रक्रिया, है ना, किस तरह से बजट आता है, पारित होता है, 6 चरणों से गुजरता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और फैक्ट्स और आएंगे इसमें, तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे जितना अभी तक अपन ने पढ़ा उसका माइक्रो बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके।